बल्कि अपन बात करें देश का एकमात्र संगठन है जिसमें अध्यक्ष लेवल पे देखे मैंने। आप देख लो, नाम नहीं लूंगा किसी भी संगठन का, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही अध्यक्ष को हम देखते हैं, सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन यदि बात कर ले जम के और हमारे यशस्वी पूर्व अध्यक्ष आज के दूल्हे की, तो इन्होंने अपना सर का ताज उतार के दिया है अनुजों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्नेह मुझसे भी बना रहे और अपने साथियों से भी बना रहे। हम बात कर रहे थे अपने जो आज विशिष्ट अतिथि हैं, वक्ता हैं, मुख्य वक्ता हैं उनकी। तो राजेश बादल जी, मतलब कुछ नाम उनके परिचय का मोहताज नहीं है। वो नाम है जिसने जब से पत्रकारिता, मतलब मैं समझता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो उनके नाम से कोई भी अपरिचित नहीं होगा, क्योंकि न केवल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब तो वो लगभग सभी फोरम पर काम करते हैं। और उन्होंने न केवल एक पत्रकारिता की प्रशिक्षण की बात की, उन्होंने वो दौर भी बनाया है जिसमें एक पूरा अंतराल हो गया, गैप हो चुका था। हम एक पीढ़ी को भूल चुके हैं। कई जैसे राजेंद्र माथुर साहब का ख्याल आता है, ध्यान आता है, तो पत्रकार बहुत बड़े थे, लेकिन हम उनके बारे में कितना जानते हैं। बादल जी ने उनके साथ काम किया है, उनको उन्होंने व्यक्तित्व के तौर पर, कृतित्व के तौर पर इतना अच्छे ढंग से न केवल अपने सोशल मीडिया पर उनके ऊपर फिल्म बनाई। हमारे लिए वो पीढ़ी और वो जो उनका जो संदर्भ है वो बहुत काम का है, क्योंकि पत्रकारिता पाठ्यक्रम से नहीं होती, पत्रकारिता पढ़कर, ढूंढकर और उस पर अमल करने से होती है। तो ऐसे राजेश बादल जी को हम आज सुनेंगे। दूसरे सुधीर सक्सेना साहब, उनके विषय में भी मैं यदि कुछ बोलूं तो वो सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। एक लंबा अनुभव। आपने कभी एक राजनीतिक पत्रिका सुनी होगी माया, वो जब उनके नाम का पर्याय हुआ करती थी और बड़े बड़े राजनेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, वो उनसे मिलने का समय मांगते थे। आपने ऐसा आज एक भी पत्रकार नहीं देखा होगा जिससे मिलने का समय मुख्यमंत्री या मंत्री मांगता हो। ऐसा कोई पत्रकार वर्तमान में नहीं है। तो क्यों नहीं है, ये आप सुधीर सक्सेना जी को सुनने के बाद पता चलेगा कि ऐसा क्यों नहीं है। मैं सुधीर सक्सेना जी को बड़े आदर के साथ सम्मान करता हूं कि उन्होंने हमारे एक छोटे से आमंत्रण पर इतनी दूर भोपाल से यहाँ आने का कष्ट उठाया, और हम उनसे वो जानेंगे कि वो पत्रकारिता को कैसे जीते हैं, कैसे वो साहित्यिक पत्रकारिता करते हैं। देश के अधिकांश राज्यों की जब स्टोरी बनाने की बात होती है, जब उस राज्य के ऊपर कुछ लिखना होता है, राज्य के विषय में कुछ संदर्भ तैयार करना होता है, तो सुधीर सक्सेना जी को याद किया जाता है। तो हमारे पास ऐसे दो अनमोल हीरे हैं, अनमोल रत्न हैं, और वो मध्य प्रदेश की भूमि के हैं। तो मैं समझता हूं जिन्होंने देश में अपना डंका बजाया है, हम उन्हें सुने। और मेरे अतिरिक्त कोई भी वक्ता यदि बोलना चाहते हैं तो वे 2 से 3 मिनट में अपनी बात पूरी कर लें, लेकिन हम उन्हें जरूर सुनेंगे और इसी के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। बाकी जो भी सम्मान की प्रक्रिया है, मैं चाहूंगा कि मेरे सारे साथी लोग उसको भी थोड़ा संक्षिप्त कर लें, लेकिन ये उद्बोधन और ये कार्यशाला का मकसद और इसका उद्देश्य सफल हो। आप लोग यहाँ आए, आप लोगों ने यहाँ समय दिया, मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले क्रम के वक्ता में हमारे अतिथि आदरणीय सुधीर सक्सेना साहब को ले लो, और साथ ही वो मंच वहां पे माइक तक आए, तब तक 2 साथियों को और अपन विदा कर देते हैं। जी सर। लक्ष्मण सिंह रावत, शिवपुरी। डॉक्टर सुधीर मंच पर बुलाना चाहूंगा। उद्बोधन हेतु, आपके संदेश हेतु। बाकी जब तक 2 पुरस्कार दिखा सकते हैं, जब तक सर अपना उद्बोधन प्रारंभ करेंगे, हमारे 2 पुरस्कार यहां से निकल जाएंगे। जी सर। कार्यक्रम को हमको थोड़ा फास्ट चलाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ पत्रकार बंधुओं को अपने जिले में, अपने जगह जाना है, इसलिए कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण और उद्बोधन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक, सक्सेना जी हो गया। जी जी, नमस्कार मित्रों। आदरणीय डॉक्टर सक्सेना जी, मित्र राजेश बादल जी, जंप के सूत्रधार कहें या इस कार्यक्रम समारोह के सूत्रधार डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी और मंच पर विराजमान मेरे सभी मित्रों और भाइयों, मैं आरोल पहली बार आया हूं
इसे संयोग कहूं या अपना दुर्भाग्य मैं पहले कभी नहीं आया, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि मैं यहां पहली बार आया हूं। ये इस नाते कि यहां जो अपनत्व, जो आत्मीयता, जो आदर, जो सम्मान मिला है, उससे मुझे लगता है कि मैं अपने ही परिवार के बीच में, अपने मित्रों के बीच में, अपने बृहत्तर परिवार के बीच में मौजूद हूं। मैंने जिंदगी में जितनी मालाएं आज तक पूरी जिंदगी में नहीं पहनी होंगी, उससे अधिक मालाएं मैंने आज की तारीख में इस कार्यक्रम में पहनी है। ये आरोन की खूबी है और इन मालाओं के फूलों में आपके प्रेम की रंगत है और आत्मीयता की खुशबू है। और जो कहते हैं ना, खुशबू हूं मैं, फूल नहीं हूं, जो झड़ जाऊंगा, तो आपकी आत्मीयता की सुगंध लेकर ही मैं यहां से वापस जाऊंगा। और मैं चाहूंगा कि मुझे बार बार आरोन की धरती पर फिर से आने का मौका मिले। डॉक्टर सक्सेना जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनका यहाँ पर मैं बहुत दिलचस्प कहूंगा कि उनका यहाँ पर फलदान हुआ, ये उनको फलों से तौला गया। विवाह में एक रस्म होती है फलदान तौलादान की, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उनको फलदान के फलों से तौला गया। तो मैं मानता हूं कि एक बड़ी बात है, किसी भी स्वाभिमानी, निर्भीक और अच्छे पत्रकार को मोहरों और सोने चांदी से नहीं, सिर्फ फलों से ही तौला जा सकता है। दुनिया की कोई ताकत, अगर पत्रकार स्वाभिमानी है तो उसको पद से, सुविधा से, मोहरों से, गिन्नियों से, सोने से, चांदी से, रुपयों से नहीं तोल सकती है। और अगर तोलती है तो ये मानकर चलिए कि पत्रकार के अंदर कहीं न कहीं खोट है। हमारे बीच हमारे भाई राजेश बादल मौजूद हैं। नवीन जोशी जी का मैं इसलिए आदर करूंगा कि हमारे बात की पीढ़ी की है, लेकिन जिस तरह से वो पत्रकारिता के तकाजों को पूरा करते हैं और संतुलन और निष्पक्षता और प्रामाणिकता को तरजीह देते हैं, वो काबिले गौर है, काबिले तारीफ है और काबिले दीद है। इसलिए मैं नवीन जोशी को के आग्रह पर यहां आया, अन्यथा हम लोग बहुत कम कार्यक्रमों में जाते हैं। कलम और पत्रकारिता हम लोगों के लिए कोई व्यवसाय या आजीविका का साधन नहीं, हम लोगों के लिए एक मिशन रहा। जब तक आप किसी चीज को मिशन बनाकर नहीं चलेंगे, तब तक आप उसके तकाजों को पूरा नहीं कर सकते। हमारे बहुत महत्वपूर्ण कवि हुए धूमिल, उनका कहना था कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, तो सिर्फ कविता ही नहीं बल्कि पत्रकारिता भी भाषा की और संस्कारों की और सरोकारों की तमीज मानती है। जब तक आप अपने भीतर वो तमीज पैदा नहीं करेंगे तो आप पत्रकारिता के साथ न्याय नहीं कर सकते। और दूसरा वो कहते हैं, कविता समूचा आदमी चाहती है अपनी खुराक के लिए, तो उसी तरह पत्रकारिता भी आपकी समूची खुराक मांगती है। आप आधा व्यवसाय और आधी पत्रकारिता करके आप पत्रकारिता के साथ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता आपसे कुछ डिमांड करेगी, कभी व्यवसाय आपसे कुछ डिमांड करेगा, आप समझौते करेंगे। लेकिन अगर आप समझौते जनता की कीमत पर, सरोकारों की कीमत पर, लोकहित की कीमत पर, सिद्धांतों की कीमत पर, मूल्यों की कीमत पर अगर समझौते करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पत्रकारिता के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप बीच के रास्ते निकाल कर चले, कोई दिक्कत नहीं है। आपको घर पर पालना है, परिवार पालना है, चीजों के साथ न्याय करना है, अपनी जरूरतों को पूरा करना है, लेकिन उसके कारण आप लोकहित को, अपने मूल्यों को, अपने मिशन को, अपनी सिद्धांतों को अगर बलि देते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती करते हैं। यहां हमारे स्टेट बैंक के अधिकारी इसके पहले बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ बातें कही थी। उन्होंने बात की थी बोलती बंद करने वाली। तो हमारा मिशन बोलती बंद करना नहीं होता है, लेकिन जो लोग गलती कर रहे हैं उनके खिलाफ लिखकर उनकी बोलती बंद करना, और जिन लोगों की बोलती नहीं निकल रही है या जो दुख में है या परेशानी में है, उनकी बंद बोलती को स्वर देना, वाणी देना, बोलती देना हम लोगों का फर्ज होता है। आवाम को वाणी देना ही पत्रकारिता का सबसे बड़ा फर्ज है और यही उसका धर्म है, यही वक्त का हमारे तकाजा है। उसमें मैं एक शेर और पढ़ना चाहूंगा। हमारे हिंदी के बड़े कवि हैं कुंवर नारायण,
उनकी पंक्ति है, कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा है वही जो लड़ा नहीं है। तो कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा है वही जो लड़ा नहीं है। आप लड़िए, आप जोर से हार सकते हैं, लेकिन आप लगातार लड़ाई लड़ेंगे तो माफ कीजिए, हार आपकी नहीं होगी बल्कि उन ताकतों को होगी जो मनुष्य विरोधी है, जो मानवता के विरोधी है, जो देश के विरोधी हैं, जो समाज के विरोधी हैं और जो नेक नियति और नेकी के विरोधी हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हम जब जैसा कि आज का विषय है राष्ट्रवाद पर विमर्श की बात है, तो उसके बारे में भी मैं कुछ कहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं गांधी जी का इस्तेमाल करना चाहूंगा, जो मुझे लगता है कि विश्व के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़े महामानव और सबसे बड़े नायक हैं। आप सब कुछ उठा के देख लीजिए, सारे अवतार, सारे महापुरुष, सारे नायक कहते हैं ईश्वर ही सत्य है। नवीन जी, सारे लोग कहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है। गांधी पहला और आखिरी शख्सियत है जो ये कहती है कि सत्य ही ईश्वर। तो ये सत्य ही ईश्वर को कहना पत्रकारिता को सत्य से जोड़ता है, क्योंकि पत्रकारिता का स्वर्ग, धर्म, मर्यादा यही है कि वो सत्य को अभिव्यक्ति दे। और ये जो बुरा समय है, ये जो कठिन समय है, जब हम लोग एक बोगदे से गुजर रहे हैं, सत्य के लिए हलफ उठाने का ये समय है। और जो पत्रकार सत्य के लिए हलफ नहीं उठा सकेगा, माफ कीजिए, उसको कहीं ना कहीं इस बात की पीड़ा या तकलीफ या इसका आभास होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं अपने पत्रकारिता धर्म के साथ, और पत्रकारिता जो है वो राष्ट्रहित से कहीं अलग नहीं है। आपका राष्ट्रहित क्या है, आपका पत्रकारिता का धर्म क्या है? लेकिन राष्ट्र की सीमाएं भौगोलिक सीमाएं और कृत्रिम सीमाएं होती हैं। आप मान लेते हैं ये लकीर खिंची है, इधर एक देश है, दूसरी तरफ दूसरा देश है, फिर लकीर है, उसकी तीसरी तरफ तीसरा देश। तो जो लोग अगर सोवियत संघ में जन्मे हैं और वो 14 देशों में विभाजित हो चुका है, तो उसके जन्मना लोगों की राष्ट्रीयता क्या होगी? और दूसरा, आप राष्ट्र को धर्म से, संप्रदाय से, किसी मत से, किसी मतांतर से, किसी कौम से नहीं जोड़ सकते। राष्ट्र धर्म को आप राष्ट्र के नागरिकों से जोड़िए। जो राष्ट्र का नागरिक है उसका धर्म कुछ भी हो, लिंग कुछ भी हो, संप्रदाय कुछ भी हो, भाषा पद्धति कुछ भी हो, वो राष्ट्र का नागरिक है। और अगर वो नागरिक राष्ट्र के खिलाफ आचरण करता है तो आपको उसके खिलाफ लिखने, उसके खिलाफ उठ खड़े होने का पूरा अधिकार है। लेकिन कोई नागरिक इस नाते कि वो फला धर्म का है, वो फला जाति का है, वो फला संप्रदाय है का है, उसके खिलाफ लिखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने धर्म के साथ अन्याय कर रहे होते हैं। उर्दू के बहुत बड़े शायर हुए हैं, मीर आपके लिए। आज यहाँ पर श्रोताओं में भी देखिए, आप तमाम लोग पगड़ी बांधे हुए हैं और हम लोगों को भी पगड़ी बांधी गई। तो ये पगड़ी प्रतिष्ठा और सम्मान की सूचक है। ये पगड़ी हमारा परिधान नहीं है, ये हमारे सम्मान की सूचक है। पगड़ी की लाज रखने के लिए तमाम तरह की जो रोचक घटनाएं हुई है, तमाम तरह के जौहर हुए, तमाम तरह की चीजें हुई, तमाम तरह के शाका हुए, तमाम तरह के युद्ध लड़े गए। तो मीर साहब का एक शेर है जिसमें एक शब्द आता है दस्तार। तो दस्तार इसको पगड़ी को बोलते हैं। मीर साहेब जमाना नाजुक है, मीर साहेब जमाना नाजुक है, दोनों हाथों से थामिए दस्तार। मीर साहब जमाना नाजुक है, दोनों हाथों से थामिए दस्तार। तो दस्तार थमा रहे। हम जब अपनी बिरादरी के बीच खड़े होते हैं, उनकी दिलेरी और उनकी निर्भीकता और उनके साहस और उनकी प्रामाणिकता के प्रति प्रतिबद्धता और निष्ठा को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जो दस्तार है, ये हमारी पगड़ी है जो हम लोगों ने बांधी है और बांधे हुए हैं, वो सुरक्षित रहेगी। तो पगड़ी की सुरक्षा अगर आप पत्रकारिता के धर्म का व्यवहार करते हुए करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने कार्य को कहीं ना कहीं सही तरीके से अंजाम दे रहे होते हैं।
दो शब्द हैं, मैं इसके बाद अपनी बहुत लंबी बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि और उपयोगता है, राजेश यादव जी हैं और एक शब्द है देश प्रेम और एक शब्द है देशभक्ति। अब ये देश प्रेम और देशभक्ति के बीच अगर आप अंतर कर लेंगे तो सारी समस्याओं का निदान आपके सामने। क्या आपको यकीन देशभक्ति में है या देश प्रेम में है? प्रेम बड़ा है या भक्ति बड़ी है? रूसी में कहावत है, ल्यूबोव कल्सो कल्सा नियत कंसा। प्रेम एक छल्ला है, गोल रिंग है, प्रेम एक छल्ला है जिसका कोई सिरा नहीं है। तो अगर आप देश से प्रेम करते हैं तो आप देश के नागरिकों से प्रेम करेंगे, देश की परंपराओं से प्रेम करेंगे, देश के भविष्य से प्रेम करेंगे, देश में जो कुछ घट रहा है अच्छा उससे प्रेम करेंगे। और वो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे वो आजीविका में हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो बैठा खाना हो, अगर वो देश के खिलाफ आचरण करता है तो हमें उसके खिलाफ खड़े होने का पूरा हक है और पत्रकारिता को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। देश बड़ा है, धर्म बड़ा नहीं। अब मैं फिर गांधी जी पे आऊंगा। गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों में बड़े अभिन्न रिश्ते थे। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारा था। रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी से उम्र में बड़े थे, लेकिन गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर में मतभेद बहुत थे। गांधी जी राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रप्रेमी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय, वैश्विक और विश्व बंधुत्व की बात करते थे। उनका कहना था कि हमें विश्व मानव, विश्व बंधुत्व की बात करनी चाहिए और अन्य बातों को भूल जाना चाहिए। जबकि गांधी जी देशभक्ति की बात करते थे, आजादी की बात करते थे, राष्ट्रीयता की बात करते थे और दोनों के बीच बहुत अंतर भी और मतभेद भी जागे, लेकिन वो अवान्तर प्रसंग है। गांधी जी राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो आजादी चाहते थे। अंधविश्वासों से, अस्पृश्यता से, छुआछूत से, भेदभाव से, विषमता से, हर तरह की बुराइयों से, विकारों से, रोगों से मुक्ति के हानि थे। राजनीतिक स्वतंत्रता उनकी आजादी की लड़ाई की एक चरणबद्ध भूमिका थी उसकी, उसमें वो अलग बात है। तो ये जो देश प्रेम को लेकर सारी बातें हुई, तो देश को कौन से धर्म से, संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए, उसको नागरिकता से जोड़ना चाहिए, देश के हितों से जोड़ना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति देश के हितों की पूरक बातें कर रहा है तो हमें भले ही असहमति हो, हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, हमें उसको सहन करना चाहिए। लिंचिंग से, हेट स्पीच से या किसी अन्य चीज से कोई देशभक्ति का प्रमाण नहीं मिलता है, न वो हमारे देश को बनाने में कारगर हो सकती है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि जैसा कि बार बार सुनने को मिलता भी है कि जो एक विशिष्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं वो लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। बड़ी अच्छी बात है। विनोबा भावे भी जय जगत की बात करते थे। वसुधैव कुटुंबकम से बड़ा कुछ नहीं है। कहते हैं यत्र विश्व भक्ति कनिदम, लेकिन ये अधूरी बात है वसुधैव कुटुंबकम। इसके पहले क्या कहा गया, गौर कीजिए। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम के लिए उदार चरित्र होना जरूरी है। अगर आपके चरित्र में उदारता नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, सामंजस्य नहीं है, उदारता नहीं है, मानवता नहीं है, तो आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करने के हम नहीं है, हकदार नहीं है। तो ये कुछ चीजें जो पेश हैं ये हमको समझने होंगे, बिना इसके बात नहीं होती। और मैंने गांधी की बात कही थी, आज देश में बात बार बार होती है, धर्म की बात होती है, सारी चीजों की बात होती है। तो गांधी जी का जो वचन था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, उसका भी विरोध हो रहा है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई व्यक्ति ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान जैसे भजन गाने पर विरोध हो। हम सब वैष्णव जन हो सके, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वैष्णव से किसी को मतभेद नहीं है, लेकिन कैसे वैष्णव जन? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने दे।
अगर आप पराई पीर को नहीं जानते हैं, अगर आप आवाम के दर्द को नहीं पूछते हैं, अगर आप वंचितों के, दलितों के, दलितों के पीड़ा को नहीं साझा कर सके, तो आप वैष्णव जन नहीं हो सकते हैं। ये मान के चलिए, वैष्णव जन होने के लिए आपको दूसरे की पीर को बूझना पड़ेगा। जैसा कि कबीर कहते हैं, कबीरा कोई पीर है जो जाने पर पीर, और जो पर पीर न जान रही सो काफिर बेटी। जिगर मुरादाबादी कहते हैं, चलो देखा आए जिगर का तमाशा, सुना है वो काफिर मुसलमान भी है। अब आप बताइए कि काफिर मुसलमान कैसे हो सकता है? काफिर यानी बुतपरस्त, मुसलमान यानी जो ईमान रखते हैं। तो आप अगर बुतपरस्त हैं और ईमान रखते हैं तो वही है, चलो देखा आए जिगर का तमाशा, सुना है वो काफिर मुसलमान भी है। तो बुत कहां नहीं है? तो कहते हैं ना, बुत तराशी था बहाना इल्म के आगाज का। बुत तराशी यानी पत्थर गढ़ना था इल्म के आगाज का। बुत तो पहले ही निहा था संग के आगोश में। संग यानी पत्थर, आगोश यानी उसकी बाहों में, बुत यानी मूर्ति। यानी हर पत्थर में कहीं न कहीं अंदर मूर्ति छुपी होती है, और कोई भी संगतराज या मूर्तिकार या शिल्पी उसको तराश कर मूर्ति सामने ला देता है। जिस तरह के हर घटना में खबर छुपी होती है, और अच्छा पत्रकार वही है जो उस घटना को लोकहित में अपने सरोकारों के जरिए, अपने दृष्टि के जरिए उसको एक अच्छी खबर बनाकर प्रस्तुत करता है। तो मैं यही कुछ बातें थी। विषय बहुत ऐसा है कि जिस पर बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन वो सारी बातें फिर कभी, और चंडीदास तो कहते ही हैं कि सवार ऊपरे मनुष्य सत्य का हाथ ऊपर कुछ नहीं। सबसे ऊपर मनुष्य का सत्य है, उससे बड़ा कुछ नहीं। जो कुछ है वो इसी लोक में है, कुछ भी विज्ञान बाह्य नहीं है। और हम सभी को समदृष्टि से देखें, सभी के हितों की चिंता करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मैं अगर हम ये ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपने कर्तव्य के साथ न्याय कर सकेंगे। राष्ट्र प्रेम बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वह राष्ट्र की एकता से, अखंडता से, उसके विकास से, उसकी प्रगति से, उसके भविष्य से जुड़ी हुई है। तो हम सबको अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, लेकिन हमारी राष्ट्रीयता को अंतर्राष्ट्रीयता, वैश्विकता और मानवता के आड़े नहीं रखना चाहिए। हम ये ध्यान रखना होगा कि हम संकीर्ण ना हो, हम कुएं के मेढक ना हो, हम कूप मंडूक ना बने। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे सुना, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। एक शेर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इसमें एक शब्द आता है पैकान। पैकान बोलते हैं नोक को, जो तीर की नोक होती है उसको पैकान बोलते हैं। लड़ाइयां होती थी, पहले तीर चलाए जाते तो तीर सीने में धंस जाते थे। तीर सीने में धंस जाते थे, निकल नहीं सकते तो उसको तीर को तोड़ देते थे, तो उसकी किसी की डंडी टूट जाती थी, लेकिन तीर की नोक अंदर घुसी रहती थी और अंदर रक्त जो है टप 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 टपता रहता था। बाद में उसको जर्राह को या चिकित्सक को बुलाकर वो तीर निकाल दिया जाता था। तो एक पैकान शब्द आता है। तो आप लोगों के लिए तीर वो शेर समर्पित करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। दिल से निकला तय न निकला दिल से। ये तोड़ दिया आपने। दिल से निकला तय न निकला दिल से, है तेरे तीर का पैकान अजीज। तो आपके प्रेम का, आपके सम्मान का, आपके अपनत्व का ये तीर अंदर घुसा रहेगा और हमें हमेशा आरोन के आतिथ्य की, आपकी आत्मीयता की, आपके सम्मान की याद दिलाता रहेगा। जंप का एक अर्थ JUMP अगर कहें तो जंप का अंग्रेजी शब्द बनता है, उसका अर्थ क्या होता है? छलांग या कूद। तो मैं भाई नवीन जोशी और उनके साथियों के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि वो क्वांटम लीप, साइंस का एक टर्म है, क्वांटम लीप ले और आगे बहुत ज्यादा कामयाब हो। हमारे अध्यक्ष महोदय का जो फलदान होगा उसमें 93 किलो निकले। वो उम्मीद करता हूं अगली बार वो 100 क्विंटल पूरे हो जाएंगे। इस शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सक्सेना साहब। गांधी और विनोबा की विचारधारा और कहीं न कहीं एकात्म अध्यात्म बात को अपने विचारों में दर्शन के साथ जोड़कर आपने बखूबी हम सबको समझा, अपना आशीष दिया। पत्रकार जगत जो प्रशिक्षु आपके सामने बैठे हैं उनको आपने अपने सरोकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अगले वक्ता के तारीफ में बोले और उन्हें मंच पर बोला, उसके पहले हमारे विदिशा के साथी एक बाबूजी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है तो उन्हें जाना है, अतिथि है, तो उनको अनुमति दे दें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री दीपक काकर जी को। आ जाए, रायसेन से है।
इसी क्रम में श्री विजय सिंह जी आ जाएं। प्रफुल्ल पटेल जी आ जाएं।